नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा फिर आपके समक्ष एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप जब हमें सब्सक्राइब करते हैं तो हमें एक नया हौसला मिलता है, तो हम दुगने उत्साह के साथ आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 यानी कैरियर टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है 6 से लेकर 12 तक हिंदी का, उसमें एक टॉपिक हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। यहाँ से भी पिछले प्रश्न जो पूछे गए हैं पिछले एग्ज़ाम में, तो वहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो हम लोग इसको भी देखेंगे। इसमें हम लोग जो है हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन पद्धतियाँ के बारे में समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए हम लोग आज बिना देर किए हुए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियाँ टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, और इससे जो है प्रश्न पिछले एग्ज़ाम में 9 to 10 में जो है प्रश्न पूछा गया था एक, तो हमें लगता है ये टॉपिक भी देख लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हम लोग इसको भी देखते हैं। तो सबसे पहला बिंदु हम लोग देखते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास की दृष्टि से उल्लेख ग्रंथ भक्ति काल से ही मिलने लगते हैं। जैसे गोकुलनाथ कृत 84 वैष्णव की वार्ता, 200 वैष्णव व्रत की वार्ता और नाभादास कृत भक्तमाल। किंतु कवियों का विवरण मात्र होने से इन्हें इतिहास ग्रंथ नहीं माना जाता। यहाँ आदिकाल होगा, भक्तिकाल नहीं, आदिकाल से ही मिलने लगते हैं। यानी ये सब देखिए बात समझ में आ गया कि 252 वैष्णव की वार्ता जो है, 84 वैष्णव की वार्ता जो है, और नाभादास का कृत जो है भक्तमाल है, ये सारी रचनाओं में जो है इतिहास के कुछ झलक मिलते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ कवियों का भी ही चित्रण हुआ है। तो ये ऐतिहासिक ग्रंथ या ऐतिहासिक हिंदी साहित्य का ऐतिहासिक पुस्तक नहीं माना जा सकता। इस डायरेक्ट देखिए इस बात का खंडन कर दिया गया है। अब हम लोग जो है अगला पॉइंट पे गौर करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का आरंभ 19वीं सदी में गारसा दत्तासी कृत इश्तेवार दारा त्युतुर एंदुई हिंदुस्तानी से माना जाता है, जो फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। यहाँ देखिए महत्वपूर्ण बिंदु है कि हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन जो परंपरा है उसकी शुरुआत गारसा दत्तासी के द्वारा जो लिखा गया पुस्तक था इश्तेवार दारा त्युतुर एंदुई हिंदुस्तानी, उसी से माना जाता है, जो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। यह बात स्पष्ट हो गई। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की 4 पद्धतियां मुख्य रही है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की मुख्यतः जो पद्धति है 4 रही है, जिसमें अब तक लिखे गए हैं। अब ये चारों कौन कौन है उसको हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला पद्धति है वर्णानुक्रम पद्धति। सबसे पहला पद्धति है, यानी 1 नंबर इसको हम कह सकते हैं, वर्णानुक्रम पद्धति जो है 1 नंबर कह सकते हैं। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा गहरी जानकारी रखते हैं। इसमें रचनाकारों का विवरण उनके नाम के प्रथम वर्ण के क्रम से दिया जाता है। यानी इसमें जो इतिहास लेखन होता है, इसमें रचनाकारों के जो फर्स्ट यानी प्रथम वर्ण के क्रम होते हैं उसके अनुसार रखा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे तुलसी, चिंतामणि और केदारनाथ जी का समय भले ही भिन्न हो, किंतु उनका क्रम इस प्रकार होगा, पहले केदार आएंगे, उसके बाद चिंतामणि, उसके बाद तुलसीदास। यानी ये समय से इसको कोई मतलब नहीं है, ये वर्ण से मतलब रखता है, यानी कवियों के जो फर्स्ट लेटर है उससे मतलब रखता है। आगे पॉइंट इसके बारे में है, इसे ऐतिहासिक दृष्टि से असंगत माना जाता है, क्योंकि यह इतिहास लेखन नहीं शब्दकोश लेखन की तरह होती है। देखिए इसका खंडन कर दिया गया है कि ऐसी जो परंपरा है
इसे इतिहास रेखन नहीं कहा जा सकता। ये तो शब्दकोश रेखन की तरह होती है। गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर ने इसका प्रयोग किया है, यानी गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर ने इस पद्धति का प्रयोग किया है, इसलिए ये जो है अच्छी पद्धति नहीं मानी गई है। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा वर्णानुक्रम पद्धति की क्या योगदान है, कौन कौन इसको प्रयोग किए, क्या इसकी खामियां हैं। इसका आप लोग PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ इसका PDF दे दिया जाएगा। आप लोग इसे रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है पिछले बार, तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप लोग इसको तैयारी अच्छे से कर लीजिए। ये जो हम क्लास लगभग कर रहे हैं सभी, वो 6 क्लास से 12th क्लास तक जो हिंदी का तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से प्रश्न बनते हैं और बन रहे हैं पिछले बार। तो ये जो है 6 से लेकर 12th तक सभी के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसको पढ़ते रहें। देखिए, कोई भी टॉपिक से निचला स्तर से जो क्वेश्चन बनाता है 6 to 8 में बनाता है, और हाई लेवल पे जो है 11 से 12 में बनाता है। तो हम लोग सभी को देख रहे हैं, हर एक टॉपिक को कोई छूटा नहीं जा रहा है, तो सभी को हम लोग देखते जा रहे हैं। आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। हम लोग जो है टॉपिक वाइज जो है पढ़ रहे हैं, तो कहीं से भी प्रश्न पूछेगा हम लोग उसका समस्या का समाधान कर देंगे। तो आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं 6 to 12 तक सभी के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से जुड़कर इसे प्राप्त कर सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट पद्धति जो है उसको हम लोग देखते हैं। दूसरा पद्धति जो है वो कार्यानुक्रम पद्धति है। कार्यानुक्रम यानी समय का इसमें है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसमें रचनाकारों का विवरण उनके कार्य यानी समय के क्रम से दिया जाता है। रचनाकार की जन्म तिथि को आधार बनाया जाता है। देखिए, कार्यानुक्रम पद्धति में जो है रचनाकारों का विवरण उसके समय के क्रम से दिया जाता है, यानी जो रचनाकार का पहले जन्म हुआ वो पहले आएंगे और जो बाद में उनको बाद में रखा जाएगा। रचनाकार के जो है जन्म तिथि उसी को आधार बनाया जाता है। इतिहास लेखन की दृष्टि से इसे भी अधूरा समझा जाता है, क्योंकि इस पद्धति से लिखे ग्रंथ भी वर्णानुक्रम पद्धति की तरह कविवृत्त संग्रह मात्र होते हैं। यहाँ भी देखिए, इसको भी खंडन कर दिया गया है कि इतिहास लेखन की दृष्टि से इसे भी अधूरा समझा जाता है, क्योंकि इस पद्धति से लिखे ग्रंथ भी वर्णानुक्रम पद्धति की तरह कविवृत्त संग्रह मात्र होते हैं, यानी सिर्फ कवियों का इसमें संग्रह होता है, इसलिए ये भी अधूरा है। जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं ने इसका प्रयोग किया है। यद्यपि ग्रियर्सन में विधेयवादी जो पद्धति है उसके कुछ आरंभिक सूत्र भी मिलने लगते हैं, यानी जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु ने इस पद्धति का प्रयोग किया है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट पद्धति को देखने वाले हैं। तीसरा पद्धति इसको बोला जा सकता है वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति जो है वो क्या है उसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें ग्रंथकार निरपेक्ष तथा तटस्थ रहकर तथ्य संकलन कर उसे क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करता है। इतिहास लेखन सिर्फ तथ्य संकलन की नहीं बल्कि उनकी व्याख्या एवं विश्लेषण की भी मांग करता है, अतः इस पद्धति को भी अपरिपक्व माना जाता है। देखिए, ये तीसरा पद्धति जो वैज्ञानिक पद्धति है उसको भी खंडन कर दिया गया है कि इतिहास लेखन सिर्फ तथ्य का संकलन करना नहीं होता है बल्कि उनकी व्याख्या एवं विश्लेषण की भी मांग करता है। यानी इतिहास लेखन जब होगा तो उसमें संकलन भी होगा, व्याख्या भी होना चाहिए और विश्लेषण भी होना चाहिए। लेकिन ये सब दृष्टि से ये तीनों जो है पद्धति अछूता था, तो इसलिए इन तीनों को अधूरा माना गया है। अब हम लोग नेक्स्ट पद्धति देखते हैं। चौथा पद्धति है विधेयवादी पद्धति। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद्धति है, इसको हम लोग देखते हैं। फ्रेंच विद्वान तेन, एक नाम आया है तेन,
तो फ्रेंच विद्वान जो तेन ने इस सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में स्थापित किया है, यानी इसे जो है व्यवस्थित रूप में स्थापित किया है। तेन ने इस पद्धति को 3 शब्दों के माध्यम से स्पष्ट किया है, जो शब्द हैं जाति, वातावरण और क्षण विशेष। इस पद्धति के अनुसार किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामायिक परिस्थितियों का अध्ययन विश्लेषण आवश्यक है। यानी जब हम किसी भी साहित्य लेखन का जो है कर रहे हैं, तो किसी भी इतिहास को समझने के लिए सबसे पहले जातीय परंपरा, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामायिक परिस्थितियों का अध्ययन और विश्लेषण आवश्यक हो जाता है। आगे हम पॉइंट देखते हैं। इसे इतिहास लेखन की व्यापक, स्पष्ट एवं विकसित पद्धति माना गया है, क्योंकि इसके द्वारा साहित्य की विकास प्रक्रिया को बहुत कुछ स्पष्ट किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ स्पष्ट हो गया बात कि जो विधेयवादी पद्धति है वो बहुत ही व्यापक, स्पष्ट एवं विकसित पद्धति माना गया है, क्योंकि इसके द्वारा साहित्य की विकास प्रक्रिया बहुत कुछ स्पष्ट किया जा सकता है। तो ये एक बात यहाँ समझ में आ गया कि सबसे जो विकसित पद्धति है, लोकप्रिय पद्धति है, वो कहीं ना कहीं विधेयवादी पद्धति को ही माना गया है। तो ये पद्धति बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बारे में और जानकारी हम लोग इकट्ठा करते हैं। तो एक नेक्स्ट पद्धति है, हिंदी में सर्वप्रथम रामचंद्र शुक्ल ने इस पद्धति का प्रयोग किया। उनके बाद रामस्वरूप चतुर्वेदी, बचन सिंह आदि प्रख्यात साहित्य इतिहासकारों ने इस पद्धति को आगे बढ़ाया। यह तथ्य उनके निम्नलिखित उदाहरणों से स्पष्ट होता है। यानी विधेयवादी पद्धति को सर्वप्रथम जो है रामचंद्र शुक्ल ने प्रमुखता दी अपने इतिहास ग्रंथ में। उसके बाद रामस्वरूप चतुर्वेदी और बच्चन सिंह ने इसे आगे बढ़ाया। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि विधेयवादी पद्धति को सर्वप्रथम किसने अपने साहित्य में स्थान दिया? तो रामचंद्र शुक्ल ने इस पद्धति का जो है प्रयोग किया सर्वप्रथम। अब रामचंद्र शुक्ल का एक कथन है, उसको हम लोग देखते हैं, जो बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता के चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। यहाँ देखिए प्रश्न डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता के चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। ये किस जो है रचनाकार या विद्वान का कथन है? तो रामचंद्र शुक्ल का कथन है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपराओं को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य बिठाना ही साहित्य कहलाता है। ये भी जो है पॉइंट पूछा जा सकता है। पिछले बार यही पॉइंट जो है 9 to 10 में पूछा गया था, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। तो ये रामचंद्र शुक्ल का जो भी कथन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपको उसको अच्छे से 1-2 बार देख लेना है, क्योंकि इनके कथन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से कीजिएगा। रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है कि कवि का काम यदि दुनिया में ईश्वर के कामों को न्यायोचित ठहराना है तो साहित्य के इतिहासकार का काम है कवि के कामों को साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना। यानी ये स्पष्ट किए हैं कि कवि अगर दुनिया में ईश्वर के कामों को न्यायोचित ठहराता है तो साहित्य के जो इतिहासकार हैं उसका काम है साहित्यकारों को जो है कवियों के विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना। तो ये बात स्पष्ट हो गई। नरेंद्र विलोचन शर्मा का कथन है कि हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं प्रत्युत ग्रियर्सन हैं। यानी इन्हें ये जो है शुक्ल जी को नहीं, ग्रियर्सन को मारते हैं विधेयवादी पद्धति के प्रयोक्ता प्रथम। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार जो है किस पद्धति का प्रयोग साहित्य इतिहास लेखन में किया जाता है और किसको महत्वपूर्ण पद्धति माना जाता है। तो यहाँ से आपके ज्ञान कोश में ज़्यादा वृद्धि हुआ होगा। एग्जाम की दृष्टि से जो कथन बताया गया है उसको आप लोग
जो है अच्छे से कीजिएगा। अब हम लोग जो है MCQ को देखेंगे इससे संबंधित, जो पिछले नेट के एग्ज़ाम में और BPSC के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो वहाँ से हम लोग इसको देखेंगे और इसको जो है तैयारी को और मजबूत करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, साहित्य इतिहास का वर्णानुक्रम पद्धति का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है? साहित्य इतिहास का वर्णानुक्रम पद्धति का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है? आपके पास BPSC के अनुसार 5 प्रश्नों का विकल्प दिया गया है। सही विकल्प का चयन कीजिए। 5 विकल्प आपके सामने हैं, सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो इसका क्या सही जवाब होगा, आप लोग इसको जो है ढूंढिए और जवाब दीजिए। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। गौरसदा तासी ने किया है सर्वप्रथम वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, हिंदी में साहित्य इतिहास लेखन की सर्वाधिक लोकप्रिय पद्धति कौन सी रही है? हिंदी में साहित्य इतिहास लेखन की सर्वाधिक लोकप्रिय पद्धति कौन सी रही है, आपको बतानी है। 5 विकल्प आपके सामने हैं, सही विकल्पों का चयन करना है। अभी हम लोग जस्ट इसको पढ़े हैं, आप लोग इसका सही जवाब दीजिएगा। इसका सही जवाब है ग, विधेयवादी पद्धति जो है लोकप्रिय और सबसे अच्छी पद्धति मानी गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामायिक परिस्थितियों का अध्ययन विश्लेषण आवश्यक है। यह कथन किस पद्धति के संदर्भ में कहा गया है? आपको बतानी है कि ये जो कथन है वो किस पद्धति के विषय में या संदर्भ में कहा गया है। जो इसका जो है सही जवाब आप लोग दीजिए। 5 विकल्प आपके सामने हैं। तो इसका सही आंसर विकल्प का हो जाएगा। विधेयवादी पद्धति के बारे में ये कथन कहा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। चौथा प्रश्न है, हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्र जी नहीं प्रत्युत ग्रियर्सन है। यह कथन किसका है? हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्र जी नहीं प्रत्युत ग्रियर्सन है। यह किसका कथन है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका आप लोग सही जवाब दे पाइएगा। अभी जस्ट आप लोग पढ़े हैं। 5 विकल्प आपके सामने हैं। तो इसका सही जवाब विकल्प ख हो जाएगा। ये नरेंद्र बिजोचन शर्मा का कथन है, उन्होंने ही ये बात कहा था। चलिए 5वां प्रश्न को देखते हैं, जो BPSC 9 to 10 में प्रश्न ये पूछा गया है, तो वहीं से ये डायरेक्ट प्रश्न हम उठाए हैं। चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उसका सामंजस्य बिठाना ही साहित्य कहलाता है। यह विचार किस विद्वान का है? चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उसका सामंजस्य बिठाना ही साहित्य कहलाता है। यह विचार किस विद्वान का है? आपके पास 5 विकल्प हैं, सही विकल्पों का चयन करना है। ये प्रश्न जो है पिछले बार BPSC 9 to 10 में पूछा गया था, तो इसका आप लोग सही जवाब दीजिए। तो ये कथन जो है रामचंद्र शुक्ल का है, उन्होंने ही ये बात कहा है। चलिए आगे हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। छठा प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की मुख्यतः कितनी पद्धतियां हैं? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की मुख्यतः जो है कितनी पद्धतियां हैं, आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। मुख्यतः जो है 4 पद्धतियां मानी गई है, जो हम लोग ऊपर पढ़े थे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 7वां प्रश्न है, कवि का काम यदि दुनिया में ईश्वर के कामों को न्यायोचित ठहराना है तो साहित्य के इतिहासकार का काम है कवि के कामों को साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना।
यह किसका विचार है? विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो ये जो कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 8वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में सर्वप्रथम विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किसने किया? हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में सर्वप्रथम विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किसने किया? आपको बताने हैं, विकल्प आपके सामने हैं, सही विकल्प का चयन करना है। अभी ऊपर जस्ट पढ़े हैं तो ये आप लोग सही जवाब दीजिएगा, हमें पता है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल ने जो है विधेयवादी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किया है अपने साहित्य इतिहास लेखन में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 9वां प्रश्न है, मिश्र बंधुओं ने अपनी साहित्य इतिहास लेखन में किस पद्धति का प्रयोग किया है? मिश्र बंधुओं ने अपनी साहित्य इतिहास लेखन में किस पद्धति का प्रयोग किया है? आप बताइए। 5 विकल्प आपके सामने हैं, सही विकल्पों का चयन करना है। तो आप लोग इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। विकल्प ख सही होगा। कालानुक्रम पद्धति का जो है मिश्र बंधुओं ने अपने साहित्य इतिहास लेखन में जो है प्रयोग किया है। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति को रामचंद्र शुक्ल के बाद किसने आगे बढ़ाया है? हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति को रामचंद्र शुक्ल के बाद किसने आगे बढ़ाया है? आपको बताने हैं, विकल्प आपके सामने हैं, सही विकल्पों का चयन करना है। पीपीएससी की तर्ज पे 5 विकल्प बनाए गए हैं। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता हम लोग 5 विकल्पों के साथ जो है अभ्यास करेंगे। नोटिफिकेशन जिस तरीक़ा से आएगा उसके अनुसार हम लोग विकल्पों का ढाल देंगे। अभी जो है हम इसी तरह रिवाइज और अध्ययन करते हैं। तो इसका जवाब सही क्या होगा आप लोग बता रहे हैं, सही जवाब दीजिए। तो इसका जवाब विकल्प घ हो जाएगा, क्योंकि रामस्वरूप चतुर्वेदी और बच्चन सिंह दोनों ने आगे बढ़ाया है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, तो विकल्प घ सही हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियाँ के बारे में जाने। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण MCQ थी इसको देखें। तो हमें लगता है इससे ज़्यादा इस टॉपिक से प्रश्न नहीं बनेगा, तो आप लोग इसको 1-2 बार रिवाइज कर दें। और PDF में जो है आंसर शीट जो है हम नहीं दे रहे हैं, इसका जो है आप लोग खुद YouTube से मिलान कर अपना आंसर शीट बनाते जाएं, क्योंकि हम इतना करने लगेंगे तो बहुत समय कम है, क्योंकि सभी को टाइप करना और देखना उसके बाद पढ़ाना बहुत समय लग जाता है। तो आप लोग खुद भी थोड़ा सा मेहनत कर सकते हैं, और अगर कहीं आंसर दिक्कत हो तो यूट्यूब से देख करके आंसर शीट बनाकर रख दें, अन्यथा आपको लगभग 1-2 बार पढ़ने से ध्यान में आ जाएगा। यूट्यूब पे देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने इसको देखा और जाना। इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया जाएगा। दूसरी बात है कि आप लोग सभी कमेंट करके सिलेबस की मांग करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि विभाग ने भी कोई सिलेबस जारी नहीं किया है। हम लोग प्रश्नों के आधार पर सिलेबस को देख रहे हैं, टॉपिक को देखते जा रहे हैं। और आप लोग जो है यूँ ही चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमें दोगुना उत्साह मिलता रहे, हौसला मिलता रहे। आप लोग जितना शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा उतना हम उत्साह के साथ आपके समक्ष वीडियो लेकर उपस्थित होंगे। तो आप लोग जो 6 से 12 तक तैयारी कर रहे हैं, तो अभी जो है साथ सभी का करेंगे, और कुछ टॉपिक जो है वो अलग अलग हम PGT और TGT के लिए कर देंगे। तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। हम जो है जब तक फॉर्म नहीं फिलअप हो जाता हम लोग जो है टॉपिक वाई अध्ययन करते रहेंगे। फॉर्म फिलअप होते हैं हम लोगों का स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और तब तक हमें लगता है कि लगभग ज़्यादा 75% टॉपिक 19 तारीख से ऑनलाइन होगा। 19 तारीख तक लगभग 75% जो टॉपिक है हम लोग कर देंगे। तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। उसके बाद फॉर्म फिलअप होने के बाद हम लोग अभ्यास भी करेंगे और टॉपिक भी छूटा हुआ टॉपिक भी देखेंगे। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोग जो है टॉपिक वाइज रिवाइज कर रहे हैं। ज़्यादा भी लोड नहीं देना है, आराम से मेहनत करना है। और कौन सा बुक से तैयारी करना है उसको भी हम 1-2 दिन में बता देंगे कि कौन सा बुक बेस्ट रहेगा तैयारी के लिए। तो आप लोग जो है कमेंट कर बुक और जो है सिलेबस का मांग ना करें,
और जो पढ़ाने का तरीका है वो यही रहेगा, इसी के अनुसार आपको पढ़ना है। कोई जो है पेड बैच मेरा स्टार्ट नहीं है। आप लोग जो है पेड बैच का मांग कर रहे हैं तो जान दें कि हम कोई पेड बैच नहीं कर रहे हैं। जो भी है यूट्यूब पे ही है। आप लोग यहाँ पे फ्री ऑफ कोर्स देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आपको कहीं भी एक पैसा लगने की आवश्यकता नहीं है। PDF जो है टेलीग्राम पे धीरे धीरे भेज दिया जाएगा। तो आप लोग यूँ ही चैनल पे बने रहें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है जो आप लोग मांग करते हैं 7261815307। इस पे आप व्हाट्सएप से कोई भी समस्या को पूछ सकते हैं और कॉल करने की कोशिश बहुत कम करें, क्योंकि अन्यथा में कॉल रिसीव नहीं किया जाएगा। उतना समय मेरे पास नहीं है कि कॉल बैठकर उठाते रहें। तो आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिएगा, समस्या हम एक बार देख लेंगे और उसे हम सोल्व करने का कोशिश भरसक करेंगे जहाँ तक संभव हो सकेगा। तो आप लोग यूँ ही सहयोग बनाए रखें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक अगले नए वीडियो में। तो जब तक मेरे चैनल पे बने रहें, अपने अनुसार तैयारी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।